2011 की उमस भरी रात कोलकाता जैसे सांस रोके खड़ा था। टीवी स्क्रीन पर लगातार बदलते आंकड़े, हर अपडेट के साथ बढ़ती भीड़, हर गली हर नुक्कड़ पर बस एक ही चर्चा, क्या इस बार सच में बदलाव आएगा? और फिर एक पल ऐसा आया जब आंकड़े रुक गए और इतिहास आगे बढ़ गया। 34 साल पुरानी सरकार खत्म हो चुकी थी। लोग सड़कों पर निकल आए, ढोल, नारे, जश्न, और इन सब के बीच एक नाम गूंज रहा था, ममता बनर्जी। एक साधारण सी महिला, साड़ी पहनने वाली महिला, हवाई चप्पल में चलने वाली महिला आज पश्चिम बंगाल की सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच चुकी थी। लेकिन क्या यह जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत थी, या फिर यह उस लंबी लड़ाई का नतीजा था जो एक लड़की ने सालों पहले शुरू की थी? नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत। चलिए वापस कहानी पर चलते हैं। साल 1955, कोलकाता का एक साधारण परिवार, वहीं जन्म हुआ ममता का। ना कोई राजनीतिक विरासत, ना कोई बड़ा नाम, बस एक आम परिवार, और आम से भी ज्यादा मुश्किल हालात। बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। घर की जिम्मेदारियां, आर्थिक तंगी और जिंदगी की सख्त सच्चाइयों ने इस लड़की की जिंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन यही वो समय था जब उसके अंदर एक ऐसी ताकत बन रही थी जो आगे चलकर पूरी राजनीति को चुनौती देने वाली थी। ममता ने पढ़ाई जारी रखी, इतिहास में ग्रेजुएशन किया, फिर इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर, और साथ ही कानून की पढ़ाई भी। शिक्षा उनके लिए सिर्फ डिग्री नहीं थी, वो एक हथियार था, और उस हथियार का असर 1970 तक आते आते दिखाई देने लगा, जब देश की राजनीति उबाल पर थी। और इसी दौर में ममता बनर्जी ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन वो भीड़ में खो जाने वाली नेता नहीं बनी। उनका अंदाज अलग था। वो मंच से भाषण देने से ज्यादा सड़क पर उतरने में विश्वास रखती थी। प्रदर्शन, आंदोलन और सीधे टकराव, वो हर उस जगह दिखती थी जहां लड़ाई हो रही होती थी, और धीरे धीरे लोग उन्हें नोटिस करने लगे। तो साल 1984 याद रखिए, जब पहली बार ममता बनर्जी ने पूरे देश का ध्यान खींचा। उन्होंने एक बड़े और अनुभवी नेता सोमनाथ चटर्जी को पश्चिम बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट से हराकर लोकसभा के भीतर अपनी जगह बनाई। 29 साल की उम्र में इतनी बड़ी जीत मायने रखती है। ये सिर्फ एक चुनावी जीत भर नहीं थी, ये एक घोषणा थी, मैं आई हूं और रुकने वाली नहीं हूं। लेकिन राजनीति का रास्ता इतना सीधा भी नहीं होता है। 1990 तक आते आते ममता ने अपनी एक पहचान बना ली। ममता बनर्जी अब एक स्थापित चेहरा थी, लेकिन उनके अंदर बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि वो जिस पार्टी के साथ है, वो उनकी सोच और लड़ाई को पूरी तरह आगे नहीं बढ़ा पा रही है। और फिर उन्होंने एक फैसला लिया जो उनके पूरे करियर को बदलने वाला था। साल 1998 ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा तृणमूल कांग्रेस। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, एक सदी हुई राजनीति से निकल करके एक जोखिम भरी राजनीति की ओर बढ़ना। न संसाधन, न मजबूत संगठन, और सामने पश्चिम बंगाल की ताकतवर वामपंथी सरकार। लोगों ने कहा यह असंभव है, वो अकेली क्या कर लेंगी। लेकिन इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों के साथ खड़ा होता है जो असंभव को चुनौती देते हैं। ममता बनर्जी ने शुरुआत नीचे से की। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनकर उन्होंने राजनीति को फिर जमीन से जोड़ा। उनका हर आंदोलन, हर रैली एक संदेश देता था, ये लड़ाई सत्ता की नहीं, लोगों की है। इसी बीच उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई। साल 1999 ममता बनर्जी भारत की रेल मंत्री बनी। उन्होंने कई नई ट्रेन शुरू की, यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई, लेकिन दिल्ली उनके लिए मंजिल नहीं थी, या ये कहें कि ममता को दिल्ली उतनी रास भी नहीं आई, क्योंकि उनकी असली लड़ाई अब भी बंगाल में ही थी। 2000 के दशक की शुरुआत हो रही थी, वामपंथी सरकार अब भी मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा था, और ममता बनर्जी इस असंतोष की आवाज बनती जा रही थी। फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया, सिंगूर और नंदीग्राम। जमीन अधिग्रहण को लेकर लोगों में गुस्सा था, किसान सड़कों पर थे, और इस बार ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो इस आंदोलन की चेहरा बन चुकी थी। उन्होंने धरना दिया, अनशन किया और सीधे सरकार को चुनौती दी। पूरा देश अब इस संघर्ष को देख रहा था। और फिर 2011 आया, वो साल जिसका इंतजार सालों से था। चुनाव हुए और नतीजे आए।
वामपंथी सरकार जो दशकों से अजेय थी वो हार चुकी थी, ममता बनर्जी जीत चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये उन लाखों लोगों के भरोसे की जीत थी जिन्होंने ममता के साथ बदलाव पर भरोसा किया था। लेकिन ममता की परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने असली चुनौती शुरू हुई। अब उन्हें सिर्फ विरोध नहीं करना था, बल्कि सरकार भी चलानी थी, शासन भी चलाना था और उन चीजों पर अपना मत स्पष्ट करना था जिनके विरोध में वो सरकार में आई थी। उन्होंने कई योजनाएं शुरू की, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए। उन्होंने खुद को हमेशा जनता के बीच रखा। आज भी उनकी ये मिसाल कायम है। वो बड़ी गाड़ियों के काफिले से ज्यादा सड़क पर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं और कोलकाता तो छोड़िए, दिल्ली तक की सड़कों पर वो नजर आती हैं। लेकिन सत्ता के साथ विवाद भी आते हैं। उनके फैसले कई बार आलोचना के घेरे में आए, राजनीतिक टकराव भी बढ़ता गया। आज भी वो भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी हुई हैं और उनका टकराव चाहे राजभवन से हो या केंद्र की सरकार से लगातार खबरों की सुर्खियों में रहता है। ममता बनर्जी का सफर कभी आसान नहीं रहा, फिर भी एक चीज कभी नहीं बदली, उनका अंदाज, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और वही सीधी बेबाक भाषा। वो आज भी खुद को मुख्यमंत्री से ज्यादा दीदी कहलाना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्होंने दीदी को अपनी पहचान बना लिया। खैर, हम वापस लौटते उस 2011 की रात पर, तो समझ आता है वो जीत अचानक नहीं थी। वो सालों के संघर्ष, हजारों रैलियों, अनगिनत विरोध और कभी हार ना मानने वाली जिद का नतीजा थी। असल में ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने हर बार गिरकर फिर खड़े होना सीखा, जिसने हर नहीं को एक नई शुरुआत में बदला और जिसने ये साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सबसे मजबूत सत्ता भी बदली जा सकती है। आज जब बंगाल एक बार फिर चुनावों के दौर में है तो केंद्र में ममता का नाम ही है। पूरा चुनाव ममता बनर्जी के इर्द गिर्द है। अब सवाल यही है कि इस बार के चुनाव में भी ममता क्या चौंका पाएंगी, क्या अपनी सत्ता और सियासत की हनक बरकरार रख पाएंगी? ये तो नतीजे ही बताएंगे। परिणाम कुछ भी हों, लेकिन याद रखिए, ममता तो ममता बनर्जी ही रहेंगी।